हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी का आयुर्वेदिक पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसे हम लोग नेत्र रोग कहते हैं। ठीक है, नेत्र रोग में बेसिकली हम लोग वो सारे डिसीजेस पढ़ेंगे जो सुश्रुताचार्य ने हमारे उत्तर तंत्र में नेत्र रोग के रेफरेंस में दिए। ठीक है, कुल मिला के 76 डिसीज हमारे नेत्र रोग के होते हैं। वो पूरा इलाबरेट करके हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये जो पहला चैप्टर होगा हमारा एक इंट्रोडक्शन बेस होगा, जिसमें हम लोग चाणक्य की डेफिनेशन पढ़ेंगे, चाणक्य की निरुक्ति कैसे हुई है, कौन से शब्द से हुई है वो पढ़ेंगे, चाणक्य तंत्र किसे कहते हैं उसको समझेंगे। तो पहला बेसिक हमारा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा नेत्र का रचना शारीर और क्रिया शारीर, जिसे हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कहते हैं। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से, यानी कि आचार्य सुश्रुत ने और बाकी के कुछ आचार्यों ने हमारे नेत्र रोग की, यानी कि नेत्र की रचना कैसे बताई है, नेत्र का क्रिया शारीर कैसे बताया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी नेत्र रोग पकड़ते हैं उसमें कुछ कॉमन हेतु, यानी कि जो निदान बोलते हैं हम लोग जिसे, वो होते हैं, उसको हम लोग इलाबरेट करेंगे। ठीक है, संप्राप्ति नेत्र रोग की सामान्य संप्राप्ति देखेंगे और कुछ लक्षण होते हैं, पूर्व रूप होते हैं, उसको भी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा पार्ट आता है, हम लोग नेत्र रोग को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे होगा वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 76 डिसीजेस का बाकी के आचार्यों ने भी, यानी कि जैसे चरक हो गया, अष्टांग हृदय हो गया, अष्टांग संग्रह हो गया, इन्होंने क्या बताया हमारे नेत्र रोग के बारे में वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव जो नेत्र रोग के बारे में हमारा होने वाला है। नेत्र शारीर और नेत्र रोग निदान पंचक, ये पहला टॉपिक है हमारे सिलेबस में। ठीक है, अगर हम लोग शाल्यक के ये शब्द देखते हैं, हम लोगों को ऊर्ध्व जत्रुगत ये शब्द भी कभी कभी सुनने को मिलता है। अब ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब क्या हुआ? जत्रु यानी कि जो हमारा क्लैविकल बोन है उसके ऊपर जितना भी पार्ट है उसे हम लोग ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर वाला पार्ट है ना, तो ऊर्ध्व जत्रुगत कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग यानी क्या हुआ? जो भी हमारे क्लैविकल के ऊपर जो पार्ट है हमारे, जैसे नेक हो गया, हेड हो गया, है ना, इसमें जो भी डिसीज होता है उसे हम लोग ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि या फिर ऊर्ध्व जत्रुगत रोग कहते हैं। ठीक है, उसी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारे शालक्य तंत्र में आता है। अब शालक्य तंत्र में अगर पहले हम लोग शालक्य की निरुक्ति देखते हैं तो उसमें क्या दिया है हमारे आचार्यों ने आयुर्वेद के, शलाकाया यत् कर्म क्रियते तत् शालक्यम, मतलब ऐसा कोई शास्त्र जिसमें यहाँ पर स्पेशली शलाका का यूज होता है। मतलब अगर हम लोग प्राथमिकता देखेंगे कोई भी चीज को ट्रीट करने के लिए, अगर हम लोग शलाका का यूज करते हैं प्राथमिकता से, तब उसे हम लोग शालाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये शालाक्य शब्द की निरुक्ति हुई। शालाक्य की परिभाषा क्या आती है? आचार्य सुश्रुत ने हमारे पहले चैप्टर में उत्तर तंत्र के सूत्रस्थान के क्या दिया है? तत्र शालाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगत रोगा नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संश्रितानाम व्याधिनाम उपशमनार्थम शलाका यंत्र प्रणिधानार्थम च। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा शास्त्र या फिर ऐसा पाठ जिसमें ऊर्ध्व जत्रुगत नाम, मतलब क्या हुआ? ऊर्ध्व जत्रुगत का मैंने पहले मीनिंग बताया कि जो हमारे क्लैविकल बोन है उसे, उसके ऊपर जो भी पार्ट होता है उसे हम लोग ऊर्ध्व जत्रुगत पार्ट कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगाना, इसमें कौन से श्रवण, जैसे हमारे ईयर के डिसीज हो गए, नयन यानी कि हमारी जो आंखें होती है, आईज होती है, वदन, वदन यानी कि जो हमारा मुख होता है, यानी कि मुख रोग, घ्राण, घ्राण यानी कि हमारा जो नासा होता है वहां के होने वाले रोग, आदि, आदि का मतलब जिसमें जो हमारे हेड एंड नेक के जितने भी डिसीज होंगे उनको आदि ने कंसिडर किया। संश्रितानाम व्याधिनाम उपशमनार्थ, तो जितने भी व्याधि इसके हमारे क्लैविकल के ऊपर वाले पार्ट में यानी कि हेड एंड नेक में होते हैं, वो सबका यहाँ पर संश्रिताना मतलब कि पूरा एकत्रितकरण जो होता है, और उसको व्याधि नाम उपशमनार्थ, उपशमनार्थ मतलब उसके उपाय क्या होते हैं, उसकी चिकित्सा कैसे की जाती है, वैसा जो शास्त्र होता है जिसमें शलाका यंत्र प्रणिधानार्थ, जो पहले शालाक्य की निवृत्ति बताए तो उसमें भी वही वर्ड यूज हुआ है, शलाका वर्ड, यानी कि जिसमें शलाका स्पेशली यूज होती है, उस शास्त्र को हम लोग शालाक्य कह सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली वैसे देखा जाए तो ये शालाक्य तंत्र भी इसे हम लोग कह सकते हैं, लेकिन कुछ अलग यहाँ पर परिभाषाएं दी गई है, उसको भी समझते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि शालाक्य तंत्र की परिभाषा बताए, तो आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी शालाक्य ही है, ये भी शालाक्य ही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इलाबरेट करके बताया आचार्य सुश्रुत ने, उसको भी देखेंगे। अब शालाक्य तंत्र शब्द की निरुक्ति क्या होती है वो देखेंगे।
शालाक्यस्य तंत्र, शालाक्य तंत्र। अब मीनिंग ऑलमोस्ट वही निकलता है। जिस शास्त्र में शालाक्य का स्टडी हो जाए, शालाक्य का अभ्यास होता है। अब शालाक्य वर्ड हमने यहाँ पे देखा था पहले कि जिसमें शलाका का यूज होता है वो शालाक्य है, बराबर। और शालाक्य का स्टडी जिसमें होता है वो शालाक्य तंत्र है, ठीक है। तो घुमा फिरा के बात वही आती है कि जिसमें प्राधान्यता से शलाका का यूज होता है, ऐसा जो शास्त्र है, ऐसा जो तंत्र है, उसे हम लोग शालाक्य तंत्र कहते हैं, ठीक है। चाणक्य तंत्र की परिभाषा भी कुछ अलग से दी गई है आचार्य सुश्रुत ने। उसमें जो हमारे ऊर्ध्वजत्रुगत रोग है उसके पूरे अध्याय का यहाँ पर पूरा निचोड़ यहाँ पे ये श्लोक में आया है, ठीक है। तो कुल मिला के 26 अध्याय यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने बताए, उसमें ये पूरा जो श्लोक है वो 26 अध्याय के ऊपर बना है। अब उसमें क्या दिया है, संधो वर्तमनि शुक्ले च कृष्णे सर्वत्र दृष्टिषु संविज्ञानार्थम अध्याया गदानाम तो प्रति चिकित्सा प्रविभागियो वाता अभिषंदन वारणम पैतस्य श्लेष्मिकस्यापि रौधिरस्य तथैवं च लेख्य भेद्य निषेध्यौ च छेद्यानाम वर्त्म दृष्टिषु। अब ये एक्चुअली क्या है, ये सारे डिसीज होंगे या फिर कुछ पार्ट्स होंगे जिनका स्टडी हम लोग चाणक्य तंत्र में कर रहे हैं, ठीक है। कौन से संधि, संधिगत हम लोग आगे पढ़ने वाले कि एग्जैक्टली संधि क्या होता है, ठीक है। तो संधिगत रोग, वर्तमगत रोग, शुक्लगत रोग, कृष्णगत रोग या फिर सर्वगत या फिर दृष्टिगत रोग, ठीक है। सर्वगत और दृष्टिगत रोग। उसके बाद में संविज्ञानार्थम अध्याय गदानाम तो प्रतिनिधि, मतलब इसके हर एक अध्याय, हर कुल मिला के जो 26 अध्याय दिए हैं उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। चिकित्सा प्रविभागियो वाता अभिषंदम निवारणम, ठीक है। वात अभिषंद, पित्त अभिषंद, श्लेष्मिक यानी कि कफ अभिषंद, रौधिरस यानी रक्त अभिषंद, सॉरी, ठीक है। तथैव च, इनका भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है। लेख्य भेद्य निषेध्यो च छेद्यानाम वर्त्म दृष्टिषु। अब जो लेख्य व्याधि होंगे, भेद्य व्याधि होंगे, छेद्य व्याधि होंगे, उसके बाद में उनका निषेध यानी कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ठीक है। वर्त्म दृष्टिषु, वर्त्मगत व्याधि और दृष्टिगत व्याधि, इन सब का जो विश्लेषण है ये जहां पर आ रहा है उसे हम लोग शालाक्य कहेंगे। आगे भी ये श्लोक का कंटिन्यूशन क्या आया है, क्रियाकल्पों अभिघातश्च, मतलब जिसमें क्रियाकल्प भी दिए हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्रियाकल्प भी पढ़ेंगे, जैसे हमारा सेक यानी कि परिषेक होता है, अंजन होता है ना, बिड़ालक होता है, वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे श्लोक में क्या दिया है, जहां पे क्रियाकल्पो अभिघात, अभिघात मतलब ट्रॉमा होना, ठीक है। कर्णोत्थानस्थ चिकित्सितम, मतलब जो कान के भी रोग है, कर्ण के रोग है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट। घ्राणोत्यानांच, घ्राण म्हणजे मतलब अपना नासा जो होता है, ठीक है। विज्ञानम तदम गद प्रतिषेधक, मतलब कि ये सारे डिसीजेस भी हमारे शालाक्य में इन्वॉल्वमेंट होंगे, ठीक है। प्रतिशायम निषेधश्च शिरो रोग विवेचन, अब इसमें प्रतिशाय के बारे में भी बताया है, शिरोरोग के बारे में भी विवेचन किया है। चिकित्सा ददन गदानांच शालाक्यम तंत्र उच्चते। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग ये श्लोक देखेंगे तो जो भी हमारे ईएनटी के डिसीज हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो सारे डिसीज का ऑलमोस्ट नाम इसमें लिया गया है, और उसी तंत्र को जिसमें ये सारे डिसीज हम लोग पढ़ेंगे उसी को हम लोग शालाक्य तंत्र कहेंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग किया है आचार्य सुश्रुत ने कि हम लोग एग्जैक्टली शालाक्य तंत्र किसे कह सकते हैं, जिसमें हमारे ऊर्ध्वजत्रगत व्याधि और कुछ व्याधियों की इसमें यहाँ पर नॉमेनक्लेचर किया है, और उसी से ये श्लोक बना है। श्लोक थोड़ा बड़ा है, थोड़ा याद करने की कोशिश करो, दो दो लाइन को यहाँ पर अगर हम लोग याद रखेंगे तो ये कुछ इजी जाएगा आपको, ठीक है। ये हो गई हमारे शालाक्य तंत्र की परिभाषा। अब जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का वो है हमारा नेत्र रचनाचार्य, मतलब जो हम लोग एनाटॉमी पढ़ चुके हैं आई की, ठीक है। उसमें जो नेत्र रचनाचार्य दिया है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से, वो कैसे दिया है। नेत्र की जो उत्पत्ति बोली गई है, तेजस धातु रूपम रूपेंद्रियम, मतलब जिस चीज में, जिस इंद्रिय में तेज महाभूत का यहाँ पर प्राधान्य होता है, ठीक है। मतलब प्राइमरीली उसमें कौन सा महाभूत प्रेजेंट है, तेज महाभूत। जो तेज महाभूत से बना होगा उसे हम लोग नेत्र कहेंगे, ठीक है। और क्या दिया है, कफ रक्त वाहिनाम स्रोतसाम महाभूतानाम च प्रसादात इंद्रियाणि। अब जो नेत्र की उत्पत्ति बताई है वो कहाँ से हुई है, कफ रक्त वाहिनाम स्रोतसाम, मतलब
कफवह स्रोतस और रक्तवह स्रोतस के पार्ट से हुई है। उसके बाद में और किसका इन्वॉल्वमेंट है, महाभूतानांच प्रसादात, मतलब जो महाभूतों का प्रसाद भाग होगा उससे हमारे नेत्र की उत्पत्ति हुई। किससे किससे हुई, कफ रक्त स्रोतस और महाभूत के जो प्रसाद भाग हो गए उनसे हमारे नेत्र की उत्पत्ति हुई। अब इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग क्या है कि कौन सा पार्ट किससे डेवलप हुआ है, उत्पन्न हुआ है। अगर हम लोग शुक्ल भाग देखेंगे, शुक्ल भाग मतलब हमारे जो आंखें होती है या फिर हमारा जो नेत्र है उसमें जो शुक्ल भाग दिया है, जो हम लोग मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो हमारा कंजक्टाइवा, ठीक है, कंजक्टाइवा या फिर स्क्लेरा, तो दोनों को मिला के हम लोग शुक्ल भाग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो शुक्ल भाग कैसे बना है, कफ प्रसाद भाग और पित्रज है, ये एक्चुअली पित्तज नहीं है, पित्रज भाव से बना है। ठीक है, कफ प्रसाद भाग और पित्रज भाव से हमारा शुक्ल भाग बना। कृष्ण भाग यानी कि जो कॉर्निया वाला पार्ट होगा, बराबर, कॉर्निया वाला जो पार्ट होगा वो रक्त प्रसाद भाग और मात्रज भाव से बना। कैसा है, रक्त प्रसाद भाव है जो कृष्ण भाग है। दृष्टि मंडल किससे बना, जो हम लोग लेंस या फिर हम लोग उसको आइरिस कंसिडर करते हैं। ठीक है, दृष्टि मंडल कफ रक्त प्रसादम उभयात्मका, उभयात्मका मतलब क्या हुआ, मात्रज और पित्रज इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, और कफ रक्त प्रसाद मतलब कफ और रक्त इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है। ठीक है, तो ये तीन भाग हो गए हमारे जो नेत्र के इंपॉर्टेंट है, जो किससे बने, शुक्ल भाग बना हमारा कफ प्रसाद भाग से और पित्रज भाव से। ठीक है, पित्रज भाव से, और कृष्ण भाग बना हमारा रक्त प्रसाद भाग से और मात्रज भाव से। हालांकि दृष्टि मंडल जो होता है वो बना हमारा कफ रक्त प्रसाद से और उभयात्मक भाव से। ठीक है, उसके बाद में जो नेत्रेंद्रिय है वो तो हम लोगों को पता है आत्मज होता है। ठीक है, नेत्र के कुछ पर्याय बताए हैं, अक्षि, द्रुक, याद रखने आपको, अक्षि, द्रुक, नयन, चक्षु, नेत्रबुद्धि। ठीक है, कहीं कहीं आलोचन भी आया है, तो आप अगर कम से कम 5 भी याद रखते हो तो भी इनफ हो जाता है। ठीक है, अक्षि, द्रुक, नयन, चक्षु और नेत्रबुद्धि, ये 5 यहाँ पर नेत्र के पर्याय बताए। स्वाभाविक नेत्र मतलब जो एक्चुअल नेत्र का सामान्य रूप होता है वो कैसे बताए, अगर हम लोग एक डेवलप चाइल्ड देखेंगे या फिर जैसे न्यूनेट्स होते हैं, जब भी बर्थ होता है उसके बाद में हम लोग जब उसकी आंखें देखते हैं तो उसमें हम लोगों को क्या क्या चीजें नजर आनी चाहिए, समय समाहित दर्शने मतलब उनकी उसकी जो आंखें होंगी दोनों सेम दिखनी चाहिए। ठीक है, आंखें दोनों सेम दिखनी चाहिए, समाहित दर्शने मतलब देखने के लिए वो हम लोगों को सेम दिखनी चाहिए। व्यक्त भाग विभागे, व्यक्त भाग विभागे मतलब क्या क्या हुआ कि जो हमारी आई है या फिर नेत्र है उसके सारे पार्ट्स कंप्लीटली डेवलप हुए होने चाहिए। ठीक है, इसलिए व्यक्त भाग विभागे कहा है। ठीक है, उसके बाद में बलवती मतलब उसकी जो नजर होगी वो बलवान होनी चाहिए या फिर नेत्र भी बलवान होना चाहिए। तेजस उपपन्ने स्व अंग पांगे चक्षुषी मतलब इसमें तेज महाभूत का प्राधान्य चाहिए। उसके बाद में स्व अंग पांगे मतलब जो भी लैटरल साइड का जो अपांग पार्ट होता है वो भी अच्छे से डेवलप हुआ होना चाहिए, और इसी को हम लोग यहाँ पर स्वाभाविक नेत्र की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक नेत्र का वापस से एक बार अगर हम लोग चरक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो क्या दिया है, समय समाहित दर्शने व्यक्त भाग विभागे बलवती तेजसो उपपन्ने स्व अंगपांगे चक्षुषी। तो ये श्लोक याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामान्य या फिर स्वाभाविक नेत्र। उसके बाद में नेत्र गोलक का प्रमाण मतलब जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं हमारी आई का या फिर आई बॉल का वो कैसे दिया है, अगर हम लोग श्लोक देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने पहले अध्याय में उत्तर तंत्र के क्या बताया, विद्यात द्वय अंगुल्यम अंगुल बाहुल्यम स्व अंगुष्टो उदर संमितम द्वय अंगुलम सर्वतः स अर्ध विषग नयन बुद्बुदम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्व अंगुष्टो उदर, यहाँ पर अंगुष्टो है। ठीक है, स्वांगुष्टो उदरम सम्मितम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अंगूठा होता है उसका जो मिडल वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जो हमारा मिडल फैलंक्स होगा उसके समीप ये हम लोग एक अंगुल कंसिडर कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पे कैसे हम लोग यहाँ पर इसको काउंट करते हैं, विद्यात द्वय अंगुल्य बाहुल्यम। बाहुल्यम मतलब का क्या, बाहुल्यम मतलब क्या हुआ, बाहुल्यम मतलब होगा इसकी वर्टिकल डायमीटर।
तो वर्टिकल डायमीटर कितनी है इसकी, 2 अंगुल है, बराबर। वर्टिकल डायमीटर होगी 2 अंगुल। और यहाँ पे क्या दिया है, 2 अंगुलम सर्वथा सार्ध, मतलब आधा अंगुल ज्यादा, यानी कि 2.5 अंगुल। तो 2.5 अंगुल कौन सा पार्ट है, आयाम और विस्तार, ये दोनों 2.5 अंगुल होते हैं। आयाम का मतलब हुआ एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो कि 2.5 अंगुल होगी। और यहाँ पर विस्तार यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होगी, हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो होगी वो भी 2.5 अंगुल ही होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग आचार्य सुश्रुत के अनुसार यहाँ पर मेजरमेंट देखेंगे हमारी आई का, तो क्या दिया है, विद्यात 2 अंगुलम बाहुल्यम स्व अंगुष्ठ उदर समेतम 2 अंगुलम सर्वथा सार्ध विषय नयन बुद्बुदम। नयन बुद्बुदम मतलब का क्या, मतलब क्या हुआ, हमारी जो आई बॉल है उसी को नयन बुद्बुदम हमने यहाँ पर पर्याय में भी इसको पढ़ा, ठीक है। तो बाहुल्य, बाहुल्य यानी कि जो हमारी वर्टिकल डायमीटर होगी वो कितनी होगी, 2 अंगुल की होगी। आयाम यानी कि जो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर होगी वो 2.5 अंगुल की होगी। और विस्तार यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होगी वो हमारी 2.5 अंगुल की होती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है, ठीक है। अब नेत्र गोलक का अगर स्वरूप देखेंगे हम लोग, तो उसका आकार या फिर स्वरूप कैसे होता है, सुवृत्तम गोस्तनाकार। सुवृत्तम मतलब थोड़ा गोलाकार होता है, लेकिन गोस्तनाकार होता है, ठीक है, थोड़ा इलांगेटेड होता है, जैसे हमारे गाय का स्तन होता है सेम उसी तरह, इसीलिए इसको गोस्तनाकार कहा है। तो सुवृत्तम गोस्तनाकार इसका स्वरूप होता है, ठीक है। नेत्र गोलक का अगर पांच भौतिकत्व देखेंगे तो हम लोगों को ये चीज पता है कि हमारी पूरी दुनिया में जो भी चीजें बनती है वो 5 महाभूत से बनती है। तो यहाँ पर भी वही वर्ड यूज है, सर्वभूतम गुणोद्भवम। अब इसमें कौन सा महाभूत कहाँ पे है वो हमें देखना है। एक श्लोक आया आचार्य सुश्रुत ने दिया है उत्तर तंत्र में, पलम भुवो अग्नितो रक्तम वातात कृष्णम शीतल जलात आकाशाद अश्रु मार्गाश्च जायन्ते नेत्र बुद्बुदे। अब इसमें जो महाभूत दिए हैं वो कौन सी जगह पे कौन से महाभूत का आधिक्य है वो इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया। पलम भुवो का मतलब क्या हुआ, पलम मतलब जो हमारा मासल पार्ट होता है, मस्कुलर पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो मस्कुलर पार्ट जो होता है वो किससे बना, पलम भुवो, भू यानी कि पृथ्वी महाभूत से, बराबर। तो पहला पार्ट हम लोगों को समझना है, मस्कुलर पार्ट किससे बना, पलम यानी कि जो भी मस्कुलर पार्ट है वो किससे बना, भू यानी कि पृथ्वी महाभूत से। दूसरा अग्नि तो रक्तम, रक्तम का मतलब क्या है, जो वस्कुलर पार्ट है, ठीक है, वस्कुलर पार्ट है, जो भी हमारे धमनीज या फिर सिराएं बनती है तो उसमें अग्नि महाभूत की प्राधान्यता है, अग्नि महाभूत से बना, ठीक है। तीसरा जो है वातात कृष्णम, मतलब जो भी कृष्ण भाग है, जो कॉर्निया का पार्ट है ना, कॉर्निया का पार्ट है वो किससे बना, वातात यानी कि वायु महाभूत से, वायु महाभूत से बना। उसके बाद में कृष्णम शीतम जलात, ठीक है, सॉरी शीतम जलात, शीतम जलात का मतलब क्या हुआ, चौथा जो महाभूत होगा वो जो हमारा व्हाइटिश पार्ट है, ठीक है, शुक्ल भाग जो है, शुक्ल भाग है वो किससे बना, जलात, जल महाभूत से, बराबर। और आकाशाद अश्रु मार्गश्च, आकाशात अश्रु मार्गश्च मतलब क्या हुआ, जो हमारी अश्रु मार्ग है उसमें किसकी प्राधान्यता है, आकाश महाभूत की। तो पांचों महाभूत की प्राधान्यता आपको यहाँ पर दिखी। अगर हम लोग वापस से रिवाइज करें, मस्कुलर पार्ट यानी कि जो भी हमारा मासल पार्ट होता है उसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। वस्कुलर जहाँ पे हमारे सिराएं और धमनी बनती है उसमें अग्नि महाभूत का प्राधान्यता है। कृष्ण यानी कि जो हमारी कॉर्नियल लेयर है या फिर कॉर्निया का पार्ट है उसमें वायु महाभूत का प्राधान्य है। शुक्ल भाग जो होता है जैसे हमारा स्क्लेरा या फिर कंजक्टिवा है उसमें जल महाभूत की प्रधानता। और अश्रु मार्ग होता है, अश्रु मार्ग में यहाँ पर आकाश महाभूत की प्रधानता है, ठीक है। तो ये पांचों महाभूत हमारे नेत्र में उपस्थित होते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में कहा, ठीक है। अब नेत्र की संरचना में अगर हम लोग देखेंगे तो नेत्र के कौन से पार्ट आयुर्वेद में यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं वो हम लोग समझेंगे। इसके लिए एक श्लोक है, मंडलानी च संधिश्च पटलानी च लोचने
यथाक्रमम बीजानियतम पंचम शतम षडैवच। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आई में या फिर हमारे नेत्र में मंडल, संधि और पटल ये तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, ये तीन पार्ट अगर हम लोग इसकी संख्या देखेंगे तो मंडल कितनी है 5, संधि कितनी है 6 और पटल कितने हैं 6 यानी कि 6 सॉरी। तो मंडल हुए 5, संधियां हुई 5 और पटल हो गए 5। ठीक है, तो ये सारे नेत्र की जो संरचना है वो हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे मंडल का पार्ट, तो मंडल का मतलब क्या हुआ? मंडल मतलब कोई भी चीज जो सर्कुलर हो सकती है, बराबर। आयुर्वेद में ये शब्द कहीं भी आपको देखने को मिलेगा, मंडल यानी कि कोई भी चीज जो गोलाकार या फिर सर्कुलर होगी। ठीक है, तो ऐसे इसमें हम लोग यहाँ पर क्या कंसिडर कर सकते हैं, हमारी आई में कौन सा पार्ट है जो गोलाकार यानी कि राउंडेड है ना? तो उसमें आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, पक्ष्म वर्त्म श्वेत कृष्ण दृष्टि नाम मंडलान्वितो। तो 5 प्रकार के जो मंडल बताए हैं यहाँ पे वो कौन से? पक्ष्म मंडल, वर्त्म मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल। ठीक है, तो ये 5 मंडल है। अनुपूर्वंतुम ते मध्याश्चत्वारो अंत्या यथोत्तर, मतलब बाहर से अगर अंदर की तरफ हम लोग जाएंगे तो ये क्रम हमें फॉलो करना है। पहले पक्ष्म होगा, उसके बाद में वर्त्म होगा, उसके बाद में शुक्ल, फिर कृष्ण और फिर दृष्टि। ठीक है, तो ये 5 मंडल हम लोगों को क्रमशः यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो पहला जो पक्ष्म मंडल बताया है वो कौन सा है? अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पक्ष मंडल ये हमारी जो आई लैशेस होती है इसे हम लोग पक्ष्म मंडल कहते हैं। अब इसे मंडल कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी अपर आईलिड पे और लोअर आईलिड पे अटैच्ड है, लेकिन जब भी हमारी आई क्लोज होती है तो उस टाइम पे ये जो पूरा पार्ट होता है वो सर्कुलर टाइप में बनता है। जैसे वर्त्म यानी कि जो हमारी आईलिड और हमारा जो लोअर अपर और लोअर आईलिड है और उसके बाद में जो आई लैशेस है तो अगर हम लोग क्लोज करते हैं तो वो थोड़ा सा राउंडेड शेप में हम लोगों को नजर आती है, इसलिए इसको मंडल कहा गया। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पर पक्ष्म का मतलब क्या हुआ? जो हमारी आई लैशेस है। ठीक है, पक्ष्म मतलब हमारी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करेंगे तो हमारे आई लैशेस, बराबर। उसके बाद में वर्त्म मंडल, वर्त्म मंडल का मतलब क्या हुआ? वर्त्म मंडल का मतलब होता है यहाँ पे जो हमारा आईलिड का पार्ट है। ठीक है, आईलिड का पार्ट है। और तीसरा जो होता है हमारा, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेत्र की संरचना, मतलब हमारे नेत्र के और क्या क्या पार्ट होते हैं जो हम लोगों को यहाँ पर समझना है। अब जैसे आचार्य सुश्रुत ने नेत्र के जो पार्ट बताया है उसके लिए एक श्लोक दिया है, मंडलानिच संधिश्च पटलानिच लोचने। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो आई है, हमारी जो नेत्र होती है उसमें मंडल है, संधि है और पटल है, ये 3 मुख्य पार्ट होते हैं। ठीक है, यथाक्रमम बीजान्यतम पंचम शतव व षडेवच। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग क्रमशः इसको देखेंगे तो मंडल कितने हैं? 5 है, संधि कितनी है? 6 है और पटल कितने हैं? ये भी 6 है। ठीक है, तो हमारे नेत्र के 3 मुख्य पार्ट बनते हैं, मंडल, संधि और पटल, इससे हमारा नेत्र बन रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग आगे देखेंगे तो बेसिकली आचार्य सुश्रुत ने वही 3 जो पार्ट बताए, मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ, मंडल 5, संधियां 6 और पटल 6। अब इसको एक एक करके समझेंगे कि एग्जैक्टली ये होते क्या है। अब जैसे यहाँ पर पहले मंडल को अगर समझेंगे तो मंडल, ये वर्ड आपने कहीं पे भी सुना होगा, आयुर्वेद में बहुत बार यूज होता है। ठीक है, मंडल का अर्थ होता है कोई भी चीज जो सर्कुलर होगी। ठीक है, सर्कुलर होगी यानी कि जो राउंडेड होगी, बराबर। तो ऐसे पार्ट को जो आपका नेत्र का पार्ट है जो राउंडेड हो सकता है उसे हम लोग मंडल की कैटेगरी में काउंट करेंगे। बेसिकली इसे मोटा मोटा ऐसा अर्थ समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने जो मंडल बताया हमारे नेत्र के बारे में वो क्या बताया, यहाँ पर एक श्लोक आया, पक्ष्म वर्त्म श्वेत कृष्ण दृष्टिनाम मंडलानितु। मतलब ये 5 मंडल जो है उसके नाम क्या क्या है? पक्ष्म मंडल, वर्त्म मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल, ये 5 मंडल है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या कहते हैं, अनुपूर्वंतुम ते मध्याश्चत्वारो अंत्या यथोत्तर, मतलब जो बाहर से अंदर तक अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स आपको एक्सटर्नल टू इंटरनली जब हम लोग इसको काउंट करते जाएंगे तो आपको ये पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट कौन सा दिखेगा? पक्ष्म, दूसरा वर्त्म मंडल, तीसरा श्वेत मंडल,
चौथा कृष्ण मंडल और पांचवा दृष्टि मंडल। ठीक है, तो ये 5 मंडल एक एक करके हम लोग यहाँ पर डायग्राम में समझते हैं। पहला पक्ष्म मंडल देखा हमने, ठीक है, कौन सा है पहला पक्ष्म मंडल। अब इसे हम लोग अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे आई में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसे हम लोग पक्ष्म मंडल कहते हैं, जो हमारी आईलैशेस है। ठीक है, ये जो हमारी आईलैशेस होती है इसे हम लोग पक्ष्म मंडल कहते हैं। ठीक है, आईलैशेस जो होती है उसे हम लोग पक्ष्म मंडल कहते हैं। और ये जो पक्ष्म, जहाँ पे हमारे आई लीड को कनेक्ट होते हैं वहां पे ना कुछ कैविटीज है, जैसे हमारे पक्ष्म यानी कि ये एक बाल का पार्ट है, हेयर का पार्ट है, बराबर, वो कहीं ना कहीं कैविटी में यहाँ पर क्लोज्ड है। ठीक है, तो उसमें हमें उसे हम लोग पक्ष्म कोप कहते हैं। ठीक है, पक्ष्म कोप। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी है, जो पक्ष्म मंडल है। ठीक है, पक्ष्म मंडल का मतलब हुआ हमारी आईलैशेस। दूसरा मंडल बताया है वर्त्म मंडल। वर्त्म मंडल मतलब हमारी जो आईलिड्स होती है, वर्त्म मंडल यानी कि जो हमारी आईलिड्स है उसे हम लोग वर्त्म मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 वर्त्म हम लोग पढ़ते हैं, एक अधोवर्त्म और एक ऊर्ध्ववर्त्म, यानी कि अपर आईलिड और लोअर आईलिड। अधो का मतलब हुआ लोअर आईलिड और ऊर्ध्व का मतलब हुआ अपर आईलिड, बराबर। ठीक है, यह हो गया हमारा दूसरा मंडल। तीसरा मंडल जो दिया है वो क्या दिया है, श्वेत मंडल। तो जो भी व्हाइटिश पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, श्वेत मंडल। श्वेत मंडल किसे कहेंगे हम लोग, जो हमारा स्क्लेरा है अलॉन्ग विथ कंजक्टाइवा, इसे हम लोग श्वेत मंडल कहते हैं। ठीक है, चौथा जो पार्ट बताया कृष्ण मंडल। तो कृष्ण मंडल का क्या मतलब हुआ, जो हमारा ब्लैक पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ब्लैक पार्ट कितना है, यहां से यहां तक देखेंगे, दिस इज अ ब्लैक। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो कॉर्निया का पार्ट होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट किसकी वजह से होता है, जो आइरिस नाम का स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी वजह से हमारा जो कॉर्नियल लेयर है ये ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन कृष्ण मंडल यानी कि जो काला दिखने वाला पार्ट है बाहर से, उसे आचार्य सुश्रुत में कृष्ण मंडल का है। तो इसमें क्या कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, हमारा कॉर्निया। ठीक है, यहाँ पर कॉर्निया कंसिडर कर सकते हैं। अब पांचवा जो लेयर है, सॉरी पांचवा जो मंडल है वो दृष्टि मंडल। दृष्टि मंडल में हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक तो हमारा लेंस या फिर रेटिना। ठीक है, लेंस या फिर रेटिना, इन इसको हम लोग मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से दृष्टि मंडल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे 5 मंडल, याद रखने हैं, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पक्ष्म मंडल जो आईलैशेस को हम लोग कह रहे हैं। दूसरा वर्त्म मंडल, वर्त्म मंडल यानी कि जो हमारी आईलिड्स होती है, आईलिड्स उसमें 2 पार्ट, एक अधोवर्त्म और एक ऊर्ध्ववर्त्म। मतलब अधो मतलब जो लोअर आईलिड होगी, ऊर्ध्ववर्त्म मतलब हमारी अपर आईलिड होगी। तीसरा है हमारा श्वेत मंडल। श्वेत मंडल का मतलब क्या हुआ, जो हमारा स्क्लेरा और कंजक्टाइवा है वो है हमारा श्वेत मंडल। कृष्ण मंडल का मतलब वो हमारा जो कॉर्नियल लेयर है, आइरिस में, आइरिस भी उसमें इंक्लूड होता है। और दृष्टि मंडल यानी कि जो हमारा लेंस और रेटिना है वो हमारा दृष्टि मंडल होगा। ठीक है, उसके बाद में एक एक करके यहाँ पर इसका महाभूतादिक्य और दोषों का भी हम लोग यहाँ पर फंक्शन देखेंगे कि एग्जैक्टली पक्ष्म मंडल, वर्त्म मंडल और ये बाकी के जो मंडल बताए उसमें क्या क्या महाभूतादिक्य है। पक्ष्म मंडल में जैसे मैंने बताया कि पक्ष्म हम लोग जनरली आईलैशेस को समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे आईलैशेस है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया इनकी जो कैविटीज होती है इसे हम लोग पक्ष्मकूप कहते हैं। ठीक है, पक्ष्मकूप कहते हैं। तो बेसिकली वही है। पक्ष्म मंडल के बाद में आता है हमारा वर्त्म मंडल। वर्त्म मंडल का मतलब होगा हमारी आईलिड्स, बराबर। और जो हमारी आईलिड्स होती है उसमें जो महाभूतादिक्य होता है उसमें अग्नि महाभूत और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। अग्नि महाभूत क्या शो करेगा, वस्कुलर पार्ट, और पृथ्वी महाभूत मस्कुलर पार्ट।
बराबर। तो ये दोनों महाभूत की प्रधानता से हमें एक चीज तो पता चलती है कि हमारे आईलिड में जो वस्कुलर स्ट्रक्चर है उसकी प्रधानता से अग्नि महाभूत यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो मस्कुलर पार्ट है वो हमारे पृथ्वी महाभूत की वजह से यहाँ पर बनता है। ठीक है, दोषों की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसे अग्नि महाभूत है तो ऑब्वियसली यहाँ पर पित्त दोष की प्रधानता होगी, जैसे पृथ्वी महाभूत है तो कफ महाभूत होगा, कफ दोष होगा। ठीक है, तो पृथ्वी अग्नि महाभूत से पित्त दोष और पृथ्वी महाभूत से कफ दोष यहाँ पर प्राधान्य से मौजूद होता है। अगर हम लोग कार्य की बात करते हैं तो हमारा जो आईलैशेस होती है, सॉरी आईलिड्स होती है, उसमें वात दोष जो होता है प्रधानता से व्यान और प्राण वायु यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो व्यान वायु होता है उससे हमारी आईलैशेस सॉरी आईलिड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्मेष और निमेष आयुर्वेद के हिसाब से। प्राण वायु एग्जैक्टली क्या करता है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और आयुर्वेद का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है कि प्राण हमारा एग्जैक्टली कहाँ होता है, जैसे हमारी मस्तिष्क यानी कि बुद्धि में होता है, बराबर। तो अगर हम लोग प्राण को अगर हमारे हेड में इसकी प्राइमरी लोकेशन कंसिडर करते हैं, तो कोई भी अगर हेड इंजरी का पेशेंट अगर आप देखते हो, ठीक है, हेड इंजरी का जिसमें कहीं ना कहीं ब्रेन को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ब्रेन को जो ब्रेन का पैरेन्काइमा है वो अगर डैमेज हुआ है, वहां पे अगर ब्लीड हुआ है तो क्या हो सकता है, या फिर कहीं नर्व इंजुरीज अगर हुई है तो एग्जैक्टली क्या हो सकता है, हमारी जो आंखें हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे आई का सेंटर भी हमारे ब्रेन में ही है ना। तो ब्रेन का जो अगर पार्ट ऐसा पार्ट डैमेज हुआ जिसमें आई का सेंटर है, तो आई को कंट्रोल करने वाला सेंटर, तो एग्जैक्टली क्या होगा, जो हमारी आई है यानी कि जो हमारा नेत्र है वो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए डिफिकल्ट होगा, है ना। तो अगर किसी पेशेंट में प्राण वायु की दुष्टि होती है तो बेसिकली हमारे नेत्र में दुष्टि देखने को मिलती है, और ये दुष्टि हमें आर्दित रोग में देखने को मिलती है। ठीक है, आर्दित में अगर हम लोग किसी पेशेंट्स को देखेंगे तो प्राण वायु की दुष्टि होके हमारे पेशेंट में नेत्र दुष्टि भी होती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया है आयुर्वेद में कि अगर व्यान वायु दूषित होता है तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है तो उसमें यहाँ पर डिफेक्ट आता है, और प्राण वायु अगर दूषित होगा तो बेसिकली ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हेड इंजरी को कंसर्न करते हैं, और प्राण वायु से भी आपकी नेत्र में जैसे आर्दित रोग में होता है वैसी वाली दृष्टि यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, पित्त दोष की अगर बात करेंगे तो पित्त दोष से होता है हमारे आईलिड्स का पोषण और मॉइस्चनिंग, तो ये दो फंक्शन हमारा पित्त दोष करता है। कफ दोष क्या करता है, आईलिड्स को स्थिरता देने का काम करता है, और जो भी ट्रॉमा होते हैं या फिर आघात होते हैं उनसे बचाता है। ठीक है, तो ये तीनों दोष के कार्य जो होते हैं हमारे वर्त्म मंडल के बारे में यहाँ पर दिए। शुक्ल मंडल के बारे में क्या दिया है, शुक्ल मंडल में महाभूत देखिए ऑब्वियसली जल महाभूत होगा। दोष अगर देखेंगे तो पित्त और कफ यहाँ पर भी प्रेजेंट जैसे हमारे वर्त्म मंडल में प्रेजेंट है। पोषण की अगर बात करेंगे तो इसका पोषण रस और रक्त धातु से होता है। ठीक है, किससे होता है, रस और रक्त धातु से हमारे शुक्ल मंडल का पोषण होता है। कार्य क्या करता है, कार्य हमारे नेत्र को आकार देने का और हमारे नेत्र को स्थिरता प्रदान करने का कार्य जो होता है हमारा शुक्ल मंडल का। ठीक है, तो ये दो मंडल हो गए। उसके बाद में तीसरा मंडल हो गया। चौथा मंडल जो बताया वो कृष्ण मंडल बताया। ठीक है, तो कृष्ण मंडल को हमने कंपेयर किया था हमारी कॉर्निया के साथ। महाभूतादिक की अगर देखेंगे तो वो वायु महाभूत है। ठीक है, पोषण किससे होता है, रस धातु से हमारी कृष्ण मंडल का पोषण होता है। कार्य क्या करता है, वात दोष या वायु महाभूत की मदद से, वात दोष और वायु महाभूत की मदद से किरणों का परिवर्तन, यानी कि जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जो भी रेज आती है वो रिफ्रैक्ट करने का काम जो होता है हमारे कॉर्निया के ऊपर होता है, और उसी को यहाँ पर अंजाम देने वाले दोष कौन से, वात दोष, और महाभूत कौन सा है, वायु महाभूत। तो इन दोनों की मदद से आपके किरणों का परिवर्तन जो होता है वो आपके कृष्ण मंडल में होता है। ठीक है, ये हो गया कृष्ण मंडल का एक्सप्लेनेशन। दृष्टि मंडल में दो चीजें दी है, महाभूत कौन सा है, तेज महाभूत है, और दोष कौन से, तीनों दोष यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, दृष्टि मंडल में तीनों दोष यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में जो संधिया दी है वो हमने पढ़ी कि 6 संधियां होती है हमारे नेत्र में। कौन सी संधि है, पक्ष्म वर्त्मगत संधि, सॉरी सेकंड, पक्ष्म वर्त्मगत संधि, पक्ष्म वर्त्मगत संधि, वर्त्म शुक्लगत संधि,
कृष्ण शुक्ल कृष्णगत संधि और कृष्ण दृष्टिगत संधि, ये हो गए हमारे चार संधि। उसके बाद में कनिनिकागत और कनिनिका संधि और षष्टम च अपांग स्मृता यानी कि अपांग संधि। ठीक है, एक बार श्लोक वापस से पढ़ लेते, सॉरी मैंने सिर्फ नाम बताया आपको। पक्ष्म वर्त्मगतः संधि वर्त्म शुक्लगतो अपरः शुक्ल कृष्णगत स्तन्य कृष्णम दृष्टिगतो अपरा तत कनिकगतः षष्टम च अपांग स्मृतः। ठीक है, तो सुश्रुत के उत्तर तंत्र में ये श्लोक जो दिया है उसमें 6 संधि का नाम आया है। पहली संधि पक्ष्म वर्त्मगत संधि, ठीक है। दूसरी संधि वर्त्म शुक्लगत, वर्त्म शुक्लगत संधि। तीसरी शुक्ल कृष्णगत संधि, बराबर। चौथी कृष्ण दृष्टिगत संधि, पांचवी जो होगी कनिनिका संधि, और छठी जो होगी हमारी अपांग संधि। ठीक है, ये 6 संधियां हमारे नेत्र में मौजूद होती है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो पक्ष्म वर्त्मगत का मतलब क्या हुआ, जहां पे पक्ष्म हमारे वर्त्म के साथ मिलते हैं। ठीक है, जो आईलैशेस होती है उनका कहीं ना कहीं हमारे आईलिड के साथ कनेक्शन है, तो वो दोनों के बीच में जो संधि डेवलप हो रहा है उसे हम लोग पक्ष्म वर्त्मगत कह रहे हैं। वर्त्म शुक्लगत मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आईलिड का पार्ट है जो कंजक्टाइवा और हमारे स्क्लेरा के साथ मिल रहा है, वहां पे बन रही है हमारी वर्त्म शुक्लगत संधि। शुक्ल कृष्णगत संधि का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कॉर्नियल पार्ट है और जो हमारा स्क्लेरा का पार्ट है जहां पे मिलता है उसे हम लोग कहते हैं शुक्ल कृष्णगत संधि। कृष्ण दृष्टिगत संधि मतलब क्या हुआ कि जो एग्जैक्टली जो कॉर्निया का पार्ट है उसमें जो लेंस या फिर हमारी जो रेटाइना होती है उनमें जो संधि होती है, उनमें जो ज्वाइंट होता है उसे हम लोग कृष्ण दृष्टिगत संधि कह रहे हैं। पांचवी जो संधि बताई है कनिनिका संधि। कनिनिका संधि मतलब जो हमारी आईलिड्स होती है, आईलिड जहां से हमारे नेजल पार्ट की तरफ, नासा की तरफ जहां पे जुड़ती है वो कहलाती है कनिनिका संधि। और अगर हम लोग आउटर साइड देखेंगे तो जो बाह्य पोर्शन से हमारी जो आईलिड्स यहाँ पर जुड़ती है उसे हम लोग कहते हैं अपांग संधि। ठीक है, तो अपांग का मतलब क्या हुआ, जो हमारी भ्रू है यानी कि जो हमारी आईब्रोज है उसके लैटरल पार्ट पे जो संधि बन रहा है उसे अपांग संधि कहते हैं, और जो नासा के समीप बनता है उसे हम लोग कनिनिकागत संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 संधि हमारी नेत्र में प्रेजेंट होती है। पटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो पटल को हम लोग लेयर हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ मॉडर्न साइंस। द्वैवर्त्म पटले, ठीक है, द्वैवर्त्म पटले विद्यात चत्वारि अन्यानि च अक्षिणी जायते तिमिर येषु व्याधि परम दारुणा तेजो जलाश्रितम बाह्यम तेषु अन्यथा पिशिताश्रितम मेद तृतीयम पटलम आश्रित आश्रित अन्वस्ति च अपरम पंचम मासश सम दृष्टेस्तेषा बाहुल्यम इष्यते। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 6 पटल हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो 6 पटल कौन से हो गए, 2 वर्त्म पटल जो आईलिड्स हमने पढ़ी वो भी पटल में गिनी जाती है, तो 2 पटल कौन से, ऊर्ध्व वर्त्म और अधोवर्त्म, ये 2 पटल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में विद्यात चत्वारि अन्यानि च अक्षिणी मतलब जो बाकी के 4 है वो कहाँ पे है, वो ये बाह्य पटल कहलाते हैं। ठीक है, ये बाह्य पटल कहलाते हैं। और आभ्यंतर पटल कौन से हैं, आभ्यंतर पटल में आते हैं, पहला जो आता है यहाँ पर अगर हम लोग श्लोक देखेंगे, तेजो जलाश्रित, तेजो जलाश्रित। दूसरे पटल का नाम आता है बाह्य तेषु अन्यथा पिशितम आश्रित, पिशित आश्रित मतलब मासाश्रित, पिशित यानी मास। तीसरा जो पटल दिया है मेदो, मेदाश्रित। और चौथा जो पटल दिया है आश्रितम अन्वस्ति यानी कि अस्थि, अस्थि आश्रित। ठीक है, तो ये जो 4 पटल दिए हैं
तेजो जलाश्रित, मांसाश्रित, मेदोश्रित और आस्थ्याश्रित, ये चारों पटल अभ्यंतर पटल कहलाते हैं। और ये जो दो पटल है ऊर्ध्व और अधो पटल, अर्धोत्तम, ये बाह्य पटल कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 पटल। नेत्र क्रिया शारीर का हम लोग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।